लास्ट क्लास में हम लोगों ने 3 सेक्शंस डिस्कस किए थे, याद होगा। सेक्शन 40A, 40B अभी डिस्कस करना बाकी है, कैपिटल A एंड 43B। आज हम लोग इससे थोड़ा आगे चलेंगे और 3 सेक्शंस और देखने की कोशिश करेंगे। 4 सेक्शंस 44AD एंड 44AE। ये चारों सेक्शंस एक साथ देखेंगे तो बहुत आराम से समझ में आएगा और चारों को हम इंटर रिलेट कर पाएंगे। लेकिन इसके भी पहले हम एक टॉपिक देख लेते हैं सुपर एनुएशन फंड से रिलेटेड, या प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड, या अप्रूव्ड एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड से रिलेटेड। ये टॉपिक दिया हुआ है आपका पेज नंबर 96 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना उसको। एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, सुपर एनुएशन फंड, ग्रेच्युटी फंड एंड अदर अप्रूव्ड वेलफेयर फंड। बोले, हम लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की जेब से कुछ निकलवाता है। प्रोविडेंट फंड, हाँ या ना, कहता है तू प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर और जितना तू कंट्रीब्यूशन करेगा उतना मैं अपनी जेब से भी लगा करके तेरे अकाउंट में भेजूंगा। अच्छा, जरा ढंग से सुनना है क्या मैटर। ये एम्प्लॉयर का पीएल अकाउंट है। 2 मिनट के लिए इसके सपोर्ट से समझने की कोशिश करने, अदरवाइज अकाउंट का टैक्सेशन से ज़्यादा कोई लेना देना। एम्प्लॉयर्स का पीएल अकाउंट है। एम्प्लॉयर ने सैलरी दी अपनी एम्प्लॉई को 50,000 और दिया 45,000 एक्चुअल में, लेकिन 5,000 उसने कंट्रीब्यूशन काट लिया पीएफ का, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। एक्चुअल में एम्प्लॉयर की जेब से गया कितना, 45,000, लेकिन एम्प्लॉय को उसने दिखाया कितना कितना दिया है, कितना दिया है, 50। उसने कहा ये 5,000 मेरा तो नहीं है, अपने डिडक्शन ले लिया। यहाँ पे डिडक्शन तो क्लेम करेगा ना कि भाई 50,000 दे रहा हूँ, 45,000 हाथ में दे रहा हूँ, 5,000 उनका उनके अकाउंट में जमा करूंगा। उल्टा जो मेरा 5,000 है वो भी जाएगा अलग से जेब से। नहीं समझे, हाँ या ना, जो ऊपर से मेरा जाने वाला है 5,000 एम्प्लॉय के बराबर का, वो भी जाएगा। यानी 55,000 की छूट वो क्लेम करेगा, करेगा। हम अगर इसकी बात करें, इसकी बात हम लोग कर चुके हैं 43B में। जरा देखो 43B पलटो। Contribution to any recognized provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of the employee as an employer। ठीक, किस में छूट मिलेगी, किसकी, ऊपर वाले की या नीचे वाले? तो ऊपर वाले की छूट कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसकी बात तो हम लोग कर चुके 43B में। दैट्स इट, हाँ या ना। अब बची बात ऊपर वाले की, कैसे डिडक्शन मिलेगी। डायरेक्ट डिडक्शन मिल जाएगी, तो गलत बात है। होगा क्या, तब एम्प्लॉयर करेगा क्या, 5,000 इनका अपने पास रोक लेगा और 6 महीने बाद जमा करेगा। धोखा। 5,000 अपनी जेब में रखेगा, उससे बिजनेस करेगा, रॉ मटेरियल खरीदेगा, वेजेस का पेमेंट करेगा, ऑफिस एक्सपेंडिचर करेगा और 6 महीने बाद पेमेंट करेगा, उनके अकाउंट में क्रेडिट करेगा। गलत है ना। साल भर बाद करेगा, गलत है ना। उसके ऊपर एक सिस्टम लाने के लिए कि आप किसी दूसरे का पैसा अपने पास नहीं रख सकते, ये पॉइंट आया। कहा गया जैसे ही आप एम्प्लॉय का 5,000 रुपए काटेंगे ना, जैसे ही एम्प्लॉय का 5,000 रुपए काटे, आपकी हम इनकम मान लेंगे। ओ हमने ये नहीं कहा वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू द डिडक्शन देयर ऑफ। जैसे ही हमने आपको 50,000 दिया, ले लो डिडक्शन 50,000, और जैसे ही 5,000 काटा अपने पास, मान लो इनकम तुरंत। अंडर सेक्शन 224 में जो इनकम की डेफिनेशन बताई गई है, वो उसका हम प्रोविजन बताएंगे, उसमें इनकम मान लिया गया।
तो सर इसके लिए तो खर्चा है ना। हाँ खर्चा है, समय पर खर्च कर दो बेटा तो छूट ले लेना। ड्यू डेट के पहले जमा कर देना तो छूट ले लेना। मैंने मना कहाँ किया। डेबिट क्रेडिट अपने आप नील बटा सन्नाटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यू विल गेट द डिडक्शन ऑफ ₹50,000, वॉट एवर यू वॉन्ट टू गेट द डिडक्शन देयर ऑफ, यू विल गेट इट। But until or unless you are not going to pay it by the end of the due date, you won't be able to get the deduction. आपको डिडक्शन मिलेगी नहीं। आपका 5,000 रुपये क्रेडिट हो गया, जैसे ही मैंने उसके खाते से 5,000 रुपये अपनी जेब में रख के 45,000 दिए, मेरे अपने यहाँ आ गए ना, मैं एम्प्लॉयर हूँ, मेरी जेब में आ गया ना, मेरी क्रेडिट हो जाएगी, इनकम मान लिया जाएगा। डिडक्शन तब मिलेगा उसका अगर मैं उसका ड्यू डेट के अंदर जमा कर दूँ पेमेंट, तब। इसके लिए है आपका पेज नंबर 96। अब मैं इसको पढ़ता हूं। सेक्शन 224 इनकम इंक्लूड्स, इनकम की डेफिनेशन में ये चीज शामिल है। एनी सम रिसीव्ड बाय एसएससी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एज देयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन फंड और एनी फंड सेट अप अंडर द प्रोविजंस ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट और एनी अदर फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज। इज इट क्लियर? सेक्शन 36 कहता है इनकम मान लो, जैसे ही काटोगे इनकम मान लो, उसके बाद डिडक्शन तब मिलेगी उसकी। डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी सम रिसीव्ड बाय द एसएससी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय एज देयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड और सुपरएनुएशन फंड और एनी फंड सेट अप अंडर द प्रोविजंस ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट फलाना और ढिमाका, इज सच सम इज क्रेडिटेड बाय द एसएससी to the employee's account in the relevant fund on or before the due date। यानी डिडक्शन तब मिलेगी जब आप उसको उसकी ड्यू डेट के अंदर डिपॉजिट कर दें, क्रेडिट कर दें। डिपॉजिट का मतलब यहाँ क्रेडिट कर दें। ड्यू डेट मीन्स द डेट बाय विच द एसएससी इज रिक्वायर्ड एज एन एम्प्लॉयर, एसएससी मीन्स एम्प्लॉयर टू क्रेडिट एन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉयज अकाउंट इन द रेलिवेंट फंड अंडर द रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन एंड डीड एक्सेट्रा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? नहीं है ना। ड्यू डेट हर एक्ट का अलग अलग। और बोलो, ठीक। चलें, ग्रेचुइटी का अलग, प्रोविडेंट फंड का अलग, सुपरएनुएशन फंड का अलग। चल सकते हैं। अब हम आएंगे अपने मुद्दे वाली बात पर। इन 3-4 सेक्शंस को एक साथ पढ़ेंगे जो भी मैंने बताया। हटाएं इसको। सेक्शन 44AA, इन चीजों को हम ऐसे पढ़ते हैं, जरा ढंग से देखना कैसे। ये हम बनाएंगे सेक्शन 44AA, सेक्शन 44AB, सेक्शन 44AD एंड सेक्शन 44AE। जो हमारा सेक्शन है फर्स्ट, ये बताता है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ये बताता है टैक्स ऑडिट। ये दोनों डीमिंग सेक्शंस हैं, मींस प्रिजम्पटिव सेक्शन है, मींस थोड़ी देर बाद देखेंगे। सेक्शन 44AA कहता क्या है? क्या करें हम? साल खत्म हो जाए, ईयर एंड हो जाए, उसके बाद हम बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएं या ना बनाएं ये सोचें। मेरी बात समझना, ढंग से सुनना, मैं कहना क्या चाहता हूं। 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016, दिस इज आर एंड असेसमेंट ईयर वुड बी 16-17। अब 1 अप्रैल 2016 को मैंने सोचना शुरू किया, क्या मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना चाहिए था या नहीं?
कब सोचेंगे? नहीं, असेसमेंट ईयर की फर्स्ट डेट में या प्रीवियस ईयर की फर्स्ट? सच सच बताना। बट ऑब्वियस है, प्रीवियस ईयर की फर्स्ट डेट में हम सोचेंगे आज से मैं अकाउंट बनाऊं या नहीं बनाऊं। अब साल बीत जाएगा, उसके बाद ठन गोपाल पता ही नहीं कुछ बनाना भी था, कैसे प्रिपेयर करना था पता ही नहीं है, नहीं है ना। तो अब हमें प्रीवियस ईयर की फर्स्ट डेट में आराम से बैठना पड़ेगा कहीं पर, और हमें ये सोचना पड़ेगा क्या हम बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के लिए मजबूर हैं या ऑप्शन है। मजबूर हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, बनाना ही पड़ेगा। ऑप्शनल है, दैट इज अप टू यू टू प्रिपेयर इट और नॉट टू प्रिपेयर। आप प्रिपेयर करो या इसको प्रिपेयर ना करो। तो सेक्शन 44A, अब आपको यहां कंडीशंस सेट करनी पड़ेगी। किस तारीख को? 1 अप्रैल 2015 को आपको ये कंडीशंस देखनी पड़ेगी। अगर आप इन कंडीशंस में फॉल कर गए, किसी भी 3 कंडीशंस में बताऊंगा, किसी भी एक कंडीशन में अगर आप आ गए तो इसका मतलब कि अब आपको इसी तारीख से आगे बुक्स ऑफ अकाउंट इस प्रीवियस ईयर का मेंटेन करना ही करना है, सोचना मना है। इज इट क्लियर? कितनी कंडीशंस हैं? 3 कंडीशंस हैं और बहुत ही आसान कंडीशन है। तीसरी समझ में नहीं आएगी। तीसरी तब समझ में आएगी जब हम ये दोनों समझ लेंगे। यानी हम यहां 2 कंडीशन देखेंगे, फिर यहां 2 कंडीशन देखेंगे, तीसरी छोड़ देंगे। वो तीसरी तुम लोग हमें बताओगे कि हम यहां क्या लिखें इन दोनों को पढ़ने के बाद। इज इट क्लियर? सेक्शन 44AA बोलता है, इन द केस ऑफ एनी एसएससी कैरिंग द बिजनेस और प्रोफेशन, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड इन द फॉलोइंग केसेस। ढंग से सुनना। अगर किसी एसएससी की इनकम पिछले 3 सालों में किसी भी एक साल में, इसको छोड़कर, इसी की तो बात हो रही है, इसको छोड़कर पिछले 3 सालों में किसी भी एक साल में, तीनों का एवरेज नहीं, किसी भी एक साल में, where the income from such business or profession has exceeded rupees 1,20,000, 1 crore, in any of the अंडरलाइन कर लेना, any, तीनों साल नहीं, तीनों में से किसी एक साल, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, है कि नहीं? अच्छा सुनो ना, मैंने कहा कि अब हमें ये देखना पड़ेगा प्रीवियस ईयर 14-15, प्रीवियस ईयर एंड प्रीवियस ईयर। अगर इस साल, इस डेट के पहले के 3 प्रीवियस ईयर में किसी भी एक साल में, एवरेज नहीं, टोटल भी नहीं, किसी भी एक साल में उसकी इनकम इस बिजनेस से 1,20,000 या उससे एक्सीडेड, 1,20,000 आएगा या नहीं कि उससे एक ज़्यादा, 1,20 से ज़्यादा या एग्जैक्ट 1,20 भी आएगा, एक्सीड्स ₹120, यानी 1,20 नहीं, 1,20,000 से ज़्यादा, हाँ या ना? अच्छा, अब अगर मैंने नया बिजनेस शुरू किया हो तब तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। पिछले 3 साल कैसे देखेंगे? नया बिजनेस शुरू किया है, कैसे पता करेंगे? तो कहा गया इज लाइकली टू बी एक्सीडेड, हो सकता है इसी साल हमारी इनकम 1,20 से ज्यादा हो जाए। मुझे लगता है मेरी इनकम 1,20,000 से ज्यादा हो जाएगी। तुरंत स्टार्ट कर दो, पहले दिन से प्रिपेयर करना। इवन दो योर बिजनेस इज न्यू वन, but you are required to maintain your books of account if it is likely to be exceeded ₹1,20,000 during the previous year in which your business is commenced. That's it. Is it clear? बोलते क्यों नहीं? यानी हम 1 अप्रैल की, अगर मेरा पुराना बिजनेस है तो हम 1 अप्रैल 2015 को बैठेंगे, प्रीवियस ईयर का पहला दिन, मैं देखूंगा क्या उसके पहले के 3 सालों में किसी भी एक साल में मेरी इनकम 1,20,000 या 1,20,000 से अधिक है, तो हम कंपल्शन, हम अंडर एन ऑब्लिगेशन टू, आई एम अंडर एन ऑब्लिगेशन टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट।
But if mine business is new one, then in that case, if mine income will be exceeded rupees 1,20,000 in the same previous year in which the business is commenced, then again I am under an obligation to maintain my books of account. Is it clear? कंडीशन नंबर 2. अगर पहली कंडीशन समझ में आ गई तो दूसरी कंडीशन ऐसे चुटकी बजाते ही खत्म हो जाएगी. अगर तुम्हारी 1,20,000 रुपए इनकम नहीं है तो खुश होने वाली बात नहीं है कि बच गए बच गए बच गए. एक और कंडीशन है, अगर उस कंडीशन में फॉल कर गए तो भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी. लेकिन यहाँ पर अब इनकम को बेस नहीं लिया गया है, टर्नओवर को बेस लिया गया है. किसको बेस लिया गया है? चलो, अगर आपका टर्नओवर 10 लाख रुपए से अधिक हो जाए पिछले 3 साल में किसी भी एक साल में, क्या पिछले 3 साल में किसी भी एक साल में अगर आपका टर्नओवर 10 लाख को क्रॉस कर जाए तो भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट इसी तारीख से बनानी पड़ेगी. आपकी इनकम 0 थी, माइनस थी, लॉस थी, कोई फर्क नहीं पड़ता. अब अगर टर्नओवर के बेसिस पर अगर 3 सालों में आपकी इनकम किसी भी एक साल में 10 लाख रुपए से अधिक हो जाए, देन अगेन यू आर अंडर एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन योर बुक्स ऑफ अकाउंट. फर्स्ट कंडीशन. सेकंड, इफ योर बिजनेस इज न्यू वन, then in that case if it is likely to exceeds rupees 10 lakhs. is it clear? अगर आपको लगता है कि वो 10 लाख को क्रॉस कर जाएगा. हो गया 2 कंडीशन. हो गया? दिक्कत थी? नहीं. अब आप किसी को सजेस्ट कर सकते हो ना बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना जरूरी है या नहीं? नहीं बता सकते. कंडीशन नंबर 1, इनकम एक्सीड्स ₹1 लाख और लाइकली टू, हाँ बात कर लो. हाँ जी सर, ये 1,20,000 इनकम पूरे साल की होगी इनकम? हाँ जी, पूरे साल की. 10 लाख टर्नओवर वो कैसे? टर्नओवर का इनकम से कोई लेना देना नहीं. मेरा टर्नओवर 50 लाख है लेकिन हमारे पास आती है इनकम लॉस माइनस में. हमारी सेल 2 लाख की है लेकिन हम कमाते 1.5 लाख हैं. हो सकता है. हाँ बोलो. सर ऐसे तो हर कोई मतलब मेंटेन ना करने के लिए वो तो 9,55,000 भी शो कर देते हैं. मतलब अगर बाबू यहाँ तुम चोरी की बात करने आए हो या लॉ सीखने आए हो? हम ये बताते हैं खून करना पाप है, तुम ये बता रहे हो खून करने के बाद कैसे हम बच सकते हैं, कि ये साबित करना है खून कैसे नहीं किया. वो तो बात की बात है ना, जब प्रैक्टिस में आओगे तो अपने आप पता चलेगा कैसे, मतलब खून नहीं कैसे तुम लोग को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी. फिलहाल चले आगे. ला समझो, ला चले. टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स एक्सीड्स और सर तीसरा बताइए ना. मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग बताएंगे. कब बताएंगे? जब हम ये दोनों बता लें उसके बाद वो तुम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करोगे ना. अगर ये कर लोगे तो इसका मतलब हमने जो पढ़ा है वो समझ में, और नहीं कर पाए तो इसका मतलब कि मैंने पूरी कोशिश की थी लेकिन तुम लोग को समझा नहीं पाए. क्यों? पॉइंट नंबर 2, टैक्स ऑडिट की बात करते हैं. जो बड़े एसएससीज हैं, नहीं कंपनी जरूरी है बड़ी एसएससी, ये कौन सी बात होती है? प्रोप्राइटर भी बड़ा एसएससी हो सकता है, फर्म भी कोई भी पर्सन बड़ा एसएससी हो सकता है. तो उन बड़े एसएससीज को कहा गया कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के बेसिस पर हमारे पास बैलेंस शीट और पीएल तो दाखिल करते हो, लेकिन हम आपको ईमानदार भी तो मानते हैं. इनकम टैक्स वाले कहते हैं हम आपको ईमानदार मानते हैं. एसएससी आर वेरी ऑनेस्ट पर्सन्स. वो कभी चोरी चकारी की बात नहीं करते. वो जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो ऑनेस्टली प्रेजेंट कर रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट और डिटेल्स के साथ. लेकिन आपका किया हुआ सही है या नहीं, क्योंकि हर एक एसएससी इनकम टैक्स को नहीं जानता. वो केवल बिजनेस करना जानता है. माल खरीदो, माल बेचो, इतना सैलरी दो, इतना कलेक्शन करो, ये जानता है. वो ये नहीं जानता कि क्या
खर्चे अलाउड होते हैं, क्या खर्चे डिसअलाउड होते हैं, कौन सी इनकम किस हेड में जाती है, उसको इस बारे में इंफॉर्मेशन या नॉलेज। तो बड़े एसएससीज के लिए एक कंपल्शन लगाया गया कि वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट का एक सीए साहब से टैक्स ऑडिट कराकर हमारे यहां प्रेजेंट करें। क्या कि टैक्स ऑडिट करवाएंगे, और टैक्स ऑडिट कौन करता है? सीए। क्लियर? कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्लियर? ये टैक्स ऑडिट का पर्पस क्या है? ढंग से सुनना। कि एसएससी ने जो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर की हैं वो सही है, उनमें जितनी कमियां पाई जाती हैं वो नोट करके हम लोग प्रेजेंट कर देते हैं ऑफिसर्स या अथॉरिटीज के पास। अपनी एक रिपोर्ट जाती है, ठीक है ना, उस रिपोर्ट में हम प्रेजेंट करते हैं। पूरे 15-20 पन्ने की रिपोर्ट जाती है। क्या है इस टैक्स ऑडिट में? कौन करवा सकता है? कोई भी एसएससी जो बिजनेस करता है और उसका टर्नओवर 100 लाख से अधिक है। कितने से अधिक? 100 lakhs। कैरिंग ऑन बिजनेस वेयर द टोटल सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट एक्सीड्स को अंडरलाइन कर लेना। एग्जैक्ट 100 lakhs होगा तो ये रूल नहीं लगेगा। एक्सीड्स ₹100 lakhs। और अगर कोई बंदा प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, अगर कोई बंदा प्रोफेशन में इन्वॉल्व है तो बताओ कितना? 25 लाख से ज्यादा। पहले ये था 10 लाख और 40 लाख। कितना था इसके पहले? 2 साल पहले ये था 40 और ये था 10। इसको भी 2.5 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया गया, इसको भी 2.5 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया गया। बात समझ में आई? तो अब ये बन गया 100 और 25। तो कई सालों से 1965 या 75 से ये 40-40 चला रहा था। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ये डिजिट वैसे ही 40 लाख। अरे छोटे से छोटा बिजनेसमैन भी जो साल भर में 3-4 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख कमाता है, उसकी भी सेल 50 लाख 60 लाख होती है। हाँ भाई, सेल 50 लाख होने का मतलब प्रॉफिट थोड़ी 50 लाख सेल बड़ी सेल थोड़ी है। उस पर कमाएगा कितना बंदा? 2 लाख 2.5 लाख। उसको तुम लार्ज एसएससीज मान रहे हो। तो अब जाकर इसको हटाया गया 100 लाख और 25 लाख। क्लियर है? तो दोनों चीजें समझ में आ गई। सर टैक्स ऑडिट उसको जरूरी है ना? पहला, बिजनेस के केस में टर्नओवर एक्सीड कर जाए कितना? 100 lakhs। और प्रोफेशन के केस में ग्रॉस रिसीट्स एक्सीड कर जाए। बोलते क्यों नहीं? सर ये दोनों समझ में आया। तीसरा मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा, वो तुम लोग बताओगे। कब? जब तुम लोग 44 AD और AE खत्म कर लोगे। और अगर तुम लोगों ने तीसरा बता दिया तो मैं ये समझूंगा कि तुम लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया, और नहीं कर पाए तो मैं ये समझूंगा कि तुम लोग नाकारा हो। सुनो इधर, आते हैं 44 AD और AE में। उसके बाद फिर से देखेंगे, इसमें 1-2 पॉइंट छूटे हुए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। पहले एक बार इसको फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया जाए। 44 AD सारे बिजनेसमैन्स पर एप्लीकेबल है। किस पर? सारे बिजनेसमैन्स पर एप्लीकेबल है। केवल उनको छोड़कर जो ट्रांसपोर्टेशन के काम में लगे हैं, क्योंकि उनके ऊपर कौन सा सेक्शन लगता है? AE। ट्रांसपोर्टेशन के काम में इन्वॉल्व होने वालों के ऊपर 44 AE, अदर देन ट्रांसपोर्टेशन AD। कहा गया जितना भी आपका सेल हो, ये प्रिजम्पटिव सेक्शन है। आपकी सेल 100 लाख के ऊपर नहीं है, आपकी सेल 100 लाख के ऊपर
नहीं है। तो इसका मतलब आप बड़े खिलाड़ी नहीं हो, आप छोटे एसएससी हो। बड़े लोगों के लिए बात हो चुकी है, बड़े लोगों की बात मैंने कर दी। अब हम छोटे लोगों की बात करते हैं जो बड़े बिजनेसमैन नहीं है। तो जो छोटे बिजनेसमैन हैं वो कौन होंगे? अगर बड़ा बिजनेसमैन 100 लाख के ऊपर की सेल करता है तो छोटा बिजनेसमैन 100 लाख तक की सेल करेगा। नहीं समझे? अब छोटे बिजनेसमैन को कहूं बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर तो बेचारा करेगा, तनख्वाह देगा 8,000 10,000 अकाउंटेंट को, नहीं देगा। और जो बर्डन होता है वो अलग। तो उसको कहा गया तू इतना टिटिम्मा मत पाल, तू इतने झोल झाल में मत रह, मैं तुझे नहीं बोलूंगा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो ना। अब 100 लाख तक की सेल है, 80 लाख 70 लाख 90 लाख 95 लाख 30 लाख 15 लाख। तो एक काम करो, जितनी सेल है उसका 8%, 8%, जितनी सेल है अप टू 100 लैक्स उसका 8% तुम अपनी इनकम मान लो। सरकार ने सीधे सीधे ये कहा तेरी इनकम 12% है तो भी ओके, 8% दोगे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तेरी इनकम 5% है तो भी हमें दिक्कत नहीं, तू 8% डिक्लेयर कर दे ना। हम तेरे पीछे भागना चाहते हैं, बात समझना ना, हम तेरे पीछे भागना चाहते हैं क्योंकि तेरे पीछे भागने से हमें क्या मिल जाएगा, है ही तू छोटा बिजनेसमैन। नहीं समझे मेरी बात? तो एक काम करो, तुम अपनी टोटल सेल का 8% ले लो, क्या नेट प्रॉफिट, उस पर टैक्स कैलकुलेट कर लो और हमें हमारा टैक्स दे दो। तुम अपने घर खुश ना, हम कभी तुमसे कहेंगे और ना कभी तुमसे कहेंगे। अब समझ में आई बात? यानी अगर कोई बंदा जिसकी टर्नओवर 100 लाख क्रॉस नहीं की और वो अपनी टोटल सेल का केवल 8% प्रॉफिट डिक्लेयर कर देता है, then that SSE is not required to maintain their books of account under section 44AA, or they are not required to get their books of account audited by a chartered accountant. Is it clear? नहीं समझ में आई बात? हाँ या ना? आने दो ना, अभी मैंने बोला क्या खत्म। अगर 100 लाख मान लेते हैं 2 मिनट के अंदर कि 80 लाख की सेल है और उसने अपनी इनकम दिखाई 8%, कितनी हो गई इनकम? 6,40,000। इसमें से उसको 2,50,000 का डिडक्शन मिल जाता है, नॉर्मल मिलता है ना। अगर इंडिविजुअल एसएससी है तो 2.5 लाख तक का उसको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। तो 390 देखो कितना आ रहा है, आ रहा है 390 में 2.5 लाख पर 10% टैक्स दे दो और बाकी 140 पर 20% टैक्स दे दो। क्या दिक्कत है? यही तो मालूम है तुम लोग को टैक्स रेट्स। 2.5 लाख तक 0, नेक्स्ट 2.5 लाख तक, तो नेक्स्ट 2.5 लाख ये कितना हो जाएगा? 25,000। और रेस्ट इनकम अगर है 5 से ऊपर और 10 तक तो 140 बचा, इसमें से 1,40,000 का हाँ या ना सरचार्ज है, क्या है वो बात की बात है। मतलब तुम इतना टैक्स दे दो तुम किनारे, तुम्हारी 80 लाख की सेल पर इतना टैक्स दे दो तुम किनारे, तुमसे कोई पूछने या जांच करने वाला नहीं है क्योंकि तुम बड़े बिजनेसमैन नहीं। क्लियर हुआ? तो सर एक बात बताइए, अगर मैं 6,40,000 डिक्लेयर करता हूं, मेरी इनकम अगर 10% है तो 8% डिक्लेयर कर दो, हमें कौन सी बीमारी है? गवर्नमेंट तो खुद तुम्हें ऑफर दिया है। और अगर मेरी इनकम 2% है तो, अगर मेरी इनकम 2% है तो क्या मैं 8% डिक्लेयर करूं? हाँ कर दो, झंझट से मुक्ति पाओ। लेकिन अगर तुम कहते हो कि मेरी इनकम 8% से कम है, इफ यू जस्ट वांट टू डिक्लेयर योर इनकम 10%, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को ज़्यादा टैक्स दे रहे हो, सरकार नहीं कहेगी 10% नहीं डिक्लेयर करो,
12% डिक्लेयर करना चाहते हो, दैट इज अप टू यू टू डिक्लेयर योर इनकम एज पर योर बुक्स ऑफ अकाउंट। इफ यू हैव मेंटेन्ड इट यू कैन डिस्क्लोज इट। लेकिन अगर 8% करते हो तो भी सरकार को कोई बदहजमी नहीं होने वाली। अब बताओ, अगर आपने 2% डिक्लेयर कर दिया, गवर्नमेंट कहेगी हमें 8% चाहिए, तुम जिद पर अड़ गए, ऐसे कैसे 8%, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाती है 2%। तुमने क्या बोला? हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाती है 2%, तुमको कैसे 8% देने? तो सरकार की अच्छा बुक्स बनाए हो, सरकार ने क्या बोला? बुक्स बनाए हो। हम कहेंगे हाँ 2% है, इधर आते हो? हाँ आते हैं, तो इधर भी आ जाओ, टैक्स ऑडिट करवा लो, हमें भी खुशी मिलेगी कि तुम्हारी इनकम 8% नहीं है। अब फिल इन द ब्लैंक्स करें, कब जाओगे यहाँ पर? कंपल्सरी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत कब है? If any SSE falls under section 44 AD and 44 AE and they are not following all the conditions of 44 AD and AE, then in that case they are required to maintain their books of account as well as they have to get their books of account audited by a chartered accountant. That's it. ये देखो ना कितना सिंपल था, नहीं समझ में आई बात? क्लियर है? यानी अगर आप कहते हो 44 AD और सेक्शन 44 AE नॉट फॉलो, क्लियर है? तब आप आ जाओगे यहाँ पर, सेम यही चीज़ हम यहाँ पर कॉपी कर लें, बोलो ना, सेक्शन 44 AD सेक्शन 44 AE नॉट फॉलोड। अच्छा जी, ये क्लियर हुआ? एक नई मुसीबत सामने आ जाएगी, जानते हो क्या? क्या? सुन लो पहले, एक नई मुसीबत, बस इतना अगर मैं बोल दूं तो कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन मार्क क्रिएट होने लगेंगे। पहला क्वेश्चन मार्क, सर मान लीजिए मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाई हो और सरकार को 8% दे दें तो सरकार को कोई दिक्कत? क्या दिक्कत है? सरकार तो पूछने ही नहीं जाएगी, अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट बना रखी है तो बनाओ ना, कौन मना कर रहा है? हम ये मान लेंगे, क्या कर लेंगे? हम ये मान लेंगे, देखो कॉमन पॉइंट सबसे लास्ट में दिया हुआ है, कॉमन पॉइंट 44 AD और AE का दोनों कॉमन पॉइंट्स दिया है। हम ये मान लेंगे, पहला पॉइंट, कि आपको 30 से 38 तक का सारा डिडक्शन मिला हुआ है। भाई 6,40,000 इनकम कब आई होगी? जब आप सारे खर्चे की छूट ले लेते हो। आपने रिफ्रेशमेंट खर्चा किया, सैलरी किया, बोनस दिया, वेजेस दिया, प्रोविडेंट फंड में डाला, सुपर एनुएशन फंड में डाला, ऑफिस एक्सपेंसेस किया, इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन एक्सपेंडिचर किया, डेप्रिसिएशन क्या ये भी मान लिया जाएगा? जो डेप्रिसिएशन आपको इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए था वो भी आपने उस 8% में कैलकुलेट, यानी सब चीज़ माइनस प्लस होने के बाद योर नेट अमाउंट कम्स टू ₹6,40,000 फॉर टैक्स पर्पसेज। इट विल बी प्रिज्यूम्ड, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज प्रिजम्पटिव सेक्शन। ये मान लिया जाएगा कि आपको सारे के सारे डिडक्शन जो मिलने थे कौन से सेक्शन में? 30 से 38 में, 30 to 38, 30 to, ठीक है ना? किसमें? 30 से 38। तो इसका मतलब सर अगर कोई डिडक्शन 30 से 38 में नहीं आता, फिर एक नया क्वेश्चन मार्क। हमको क्या मान लिया जाएगा कि आपने कितने डिडक्शन ले लिए? सेक्शन 30 to 38। 30 बताता था हम लोग को बिल्डिंग पर किया गया खर्चा, 31 बताता था प्लांट मशीनरी और फर्नीचर पर किया गया खर्चा, 32 डेप्रिसिएशन बताता था, 32 AC आपको इन्वेस्टमेंट एडिशनल, 32 AC इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन बताता था। सेक्शन 32 AD चोटी का जोर लगा, मैंने इसी साल से बताया, उसमें 15% था और 32 AD में आपको एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलता था। 32 AC के अलावा याद होगा चार्ट बनवाया था पूरा। सेक्शन 35 में आपको 33 AB में टी कॉफ़ी एंड रबर डेवलपमेंट बताया था, 33 ABA में साइट रेस्टोरेशन फंड बताया था, 35 में साइंटिफिक रिसर्च का, मतलब सब मान लिया जाएगा, आपको छूट मिल गई, साइंटिफिक रिसर्च का डिडक्शन हो गया। 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर हो गया, 35DD दो कंपनियों का एमलगमेशन या डिमर्जर का एक्सपेंडिचर हो गया। सेक्शन 35DDA VRS का कंपनसेशन का एक्सपेंडिचर अलाउड हो गया।
सेक्शन 35 AD स्पेसिफिक बिजनेस का जो डिडक्शन था वो अलाउड हो गया। सेक्शन 35 ABB टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड जो खर्चा था। सेक्शन 36 अदर डिडक्शंस थी। सेक्शन 37 रेजिड्यू डिडक्शंस थी। सेक्शन 38 पार्टली बिजनेस और पार्टली पर्सनल थी। उसके केस में 30 से 38 तक इतनी डिडक्शन आपको मिल चुकी है, ये मान लिया जाएगा। तो सर अगर 38 के अलावा कोई डिडक्शन हो, 38 के अलावा कोई डिडक्शन हो, आती है क्या कोई डिडक्शन 38 के अलावा? देख लेते हैं। 39 तो पढ़ना नहीं, 40 स्मॉल है, कोई डिडक्शन तो था ही नहीं। एक हमने छोड़ रखा है 40 कैपिटल है, पढ़ चुका, उसमें कोई डिडक्शन है। तो कंडीशंस बता रहे हैं ना ये लोग, तो कंडीशंस बताते हैं खर्चा कब अलाउड होगा नहीं होगा, वही 30 से 38 तक के लिए। सेक्शन 43B। तो सर कुछ बचा कहाँ? बचा ये सेक्शन जो अभी हम लोग को पढ़ना बाकी है, और ये सेक्शन भी डिडक्शन को बताता है। और कौन से डिडक्शन को बताता है मैं जरा बता दूं। पार्टनर्स को दिए जाने वाले सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट या कोई रिमनरेशन, उसका डिडक्शन हमको मिलता है सेक्शन 40b में। क्या? पार्टनर्स को दिए जाने वाले सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट और अदर रिमनरेशन, उसका डिडक्शन हमको मिलता है सेक्शन 40b में। ढंग से सुनना मेरी बात। तो सर आपने तो ये बोला था कि ये जो 8% है मान लिया गया है, इसमें जो डिडक्शन हमको मिल चुकी है वो 30 से 38 तक की है, हाँ या ना? इसका मतलब अब जो सेक्शन 40b है, क्या मान ले डिडक्शन मिल चुकी है या ले ले? मान लें कि मिल चुकी है या ले लें? मान लेंगे कि इतनी मार खाओगे, ऐसे कैसे मान लेंगे? ऐसे कैसे मान लेंगे? आपने बोला 30 से 38 तक की डिडक्शन मानी गई है, ले लिए हो। 40b लेनी अभी बाकी है। अब इसके बाद जो बचेगा वो आपका होगा टैक्सेबल इनकम। अब क्लियर है? पक्की बात है? तो इसके लिए लिखा हुआ है। अच्छा नहीं लिखा है क्या कहीं? अच्छा, सबसे लास्ट, द इनकम कॉम्प्यूटेड अंडर सेक्शन 44 AD एंड AE आर सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ पार्टनर्स रिमनरेशन अंडर सेक्शन 40B। क्लियर है? हाँ या ना? तो देखो दूसरा पॉइंट देने की जरूरत ही नहीं थी कि डेप्रिसिएशन मान लिया जाएगा, दे दिए हो। तो डेप्रिसिएशन तो मान लिया गया, यानी अगले साल जब हम बुक वैल्यू कैरी फॉरवर्ड करेंगे एसेट्स की, तो कितनी करेंगे? उतनी जितना डेप्रिसिएशन हमें इनकम टैक्स के हिसाब से अलाउ हुआ होता, माइनस करने के बाद जो वैल्यू बची वो डेप्रिसिएशन वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू एसेट्स की। नॉर्मल केस है, हाँ या ना? चलो क्लियर है? सारे पॉइंट्स हो गए। 4th नंबर, द एसएससी इज रिक्वायर्ड टू गेट द टैक्स ऑडिट इफ ही क्लेम्स दैट द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ दीज बिजनेस आर लोअर देन द प्रेस्क्राइब्ड रेट्स। अगर 8% से कम करता है कहता है तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा? टैक्स ऑडिट। और टैक्स ऑडिट के लिए क्या जरूरी होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट। क्लियर हुआ? लास्ट सेक्शन देख लें, लास्ट सेक्शन देख लें, एंड दैट इज योर सेक्शन 44 AE। मुश्किल से 3 या 4 मिनट लगेगा, बाकी सारे कहानी तो कॉमन पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेम वही स्टोरी है, अंतर ये है एसएससी बदल गया। एक एसएससी जो छोटी और बड़ी गाड़ियां रन करता है, किसके लिए? इन द केस ऑफ एन एसएससी हु कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग, अंडरलाइन कर लेना, गुड्स कैरिजेस, गुड्स कैरिजेस, पैसेंजर पैसेंजर नहीं, गुड्स कैरिजेस। क्लियर? एंड हु ओन्स नॉट मोर देन 10, what 10 गुड्स कैरिजेस व्हीकल्स, उसके पास 10 से अधिक व्हीकल नहीं होनी चाहिए। उसके अपने? हाँ जी, उसके अपने, दूसरे के थोड़ी। तो तुम लोग का मिलाकर हमको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। मैं दूसरों की बात क्यों, मैं अपनी बात करूंगा ना। 10 से अधिक गुड्स कैरिजेस व्हीकल नहीं ओन्ड होनी चाहिए। ओन्ड यानी स्वामित्व,
ओन्ड का मतलब स्वामित्व, अपने हो, किराए पर लेकर मैं किराए पर चलाता हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज व्हीकल्स, ओन्ड व्हीकल्स की बात हो रही है। इज इट क्लियर? In case of an SSE who carries on the business of plying, hiring or leasing goods carriages and who owns not more than that 10 goods carriages at any time during the year, तो पहले बड़ा डिफरेंट रूल था, छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, लाइट वेट, हैवी वेट सब हटा दिया गया। अब एक कॉमन पॉइंट, ना छोटी गाड़ी देखो ना बड़ी गाड़ी देखो, हर एक गाड़ी पर 7,500 रुपये पर मंथ इनकम मान लो। हर एक गाड़ी पर 7,500, 7,500 वुड बी ट्रीटेड एज योर डीम्ड इनकम फॉर अ मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। अगर आपने गाड़ी, चले क्वेश्चन दे, क्वेश्चन मत पूछना, अभी हम क्वेश्चन दे रहे हैं। एक बंदा है जिसने एक 2 गाड़ियां हैं और हैवी गाड़ियां हैं, और इसने 10 महीने 4 दिन चलाई, और एक गाड़ी है वो भी हैवी है, 4 महीने 28 दिन चलाया। उसके पास 3 गाड़ियां हैं लाइट छोटी वाली, उसने उनको 6 महीना 10 दिन चलाया, और 2 गाड़ियां लाइट हैं 5 महीना 30 दिन चलाया। बताओ इनकम कितनी मानी जाएगी? सर पहले तो दिमाग से ही निकाल दीजिए, हैवी व्हीकल या लाइट व्हीकल। हम हर एक महीने के लिए कितना मानेंगे, तो बताओ इनकम कितनी? तो कितने महीने का यहाँ इनकम ले लेंगे? 10 महीना, 11 महीना, 9 महीने, और यहाँ और यहाँ और यहाँ। अब इतनी मार खाओगे तुम लोग, गाड़ी चलाओ या ना चलाओ, सरकार को इससे क्या लेना देना? फिर हिसाब किताब पर आकर टिक गए तुम लोग। फिर सरकार कहेगी हिसाब दिखाओ कितने दिन चली कितने नहीं। अरे भैया किनारे करो, मारो गोली हिसाब किताब को। हम सीधे ये बोलना चाह रहे हैं कि हम तेरे पीछे नहीं भागना चाह रहे। 12 महीने गाड़ी तुम्हारी थी, 12 महीने का 7,500 रुपये के हिसाब से दे दो, काहे का लोचा? गाड़ी चली या नहीं चली, हम तुमसे तो हिसाब ही नहीं मांग रहे ना। तो मैंने कहा इतने दिन चली, अरे क्या फालतू की बात कर रहे हो, चली या नहीं चली? सब में 12-12 महीने का चलेगा। अच्छा ठीक, दूसरी बात, लेकिन सर अगर मैंने गाड़ी नहीं खरीदी हो तो? हाँ, यहाँ प्रॉब्लम अब आएगी। अगर आप प्रीवियस ईयर में कोई नई गाड़ी खरीदते हो और 3 ही महीने गाड़ी आपके पास रही, क्वेश्चन मान लेते हैं 2 न्यू व्हीकल्स प्रीवियस ईयर में खरीदा है और ये गाड़ियां चली हैं 10 महीने 2 दिन, तो आप इन गाड़ियों पर बाकी जितनी भी हैं 3 व्हीकल वो चली हैं 4 महीना 9 दिन, तो भले ही ये 10 महीना 2 दिन हो, इनको 11 महीने का कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि नई गाड़ियां हैं और ये पुरानी हैं, कितने दिन चली इससे कोई लेना देना नहीं, पूरे 12 महीने का कैलकुलेशन होगा। इज इट क्लियर? पक्की बात है भाई, पुरानी गाड़ियां हैं, कितने दिन चली कितने दिन नहीं चली हमें उससे कोई लेना देना, हमें हर महीने का 7,500 रुपये दे दो, बात खत्म। नई गाड़ी है तो उस केस में हम आपको थोड़ी लिबर्टी दे सकते हैं क्योंकि आपके पास तो ओनरशिप जितने महीने का रहेगा उस हिसाब से हम टैक्स लेंगे ना। अगर ओनरशिप आपके पास केवल 3 महीना 4 दिन का था तो 4 महीने का इनकम मानेंगे। ओन्ड वर्ड यूज किया है। इज इट क्लियर? चलें। In the case of an SSE who carries on the business of plying, hiring or leasing goods carriages and who owns not more than 10 goods carriages at any time during the previous year, the income shall be deemed to be 7,500 per vehicle for every month or part of the month during which such goods vehicle is owned by the SSE. वर्ड अब समझ में आया? हाँ या ना? इन द प्रीवियस ईयर और सच हायर सम एज डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न। अगर आप 8,000 डिक्लेयर कर रहे हो तो सरकार क्यों मना करेगी? नहीं, कम से कम 7,500 डिक्लेयर करना। क्लियर?
An assessee who is in the possession of goods carriages, whether taken on hire purchase or on installment, and for which the whole or part of the amount payable and still due shall be deemed to be the owner. अगर आपने कोई गाड़ी हायर परचेज पर ली हो, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, भले ही हायर परचेज पर ली हो, यू विल बी ट्रीटेड एज अ ओनर. आपने गाड़ी इंस्टॉलमेंट बेसिस पर ली है तो भी मान लिया जाएगा आप ही उस गाड़ी के ओनर हो. तो यहाँ पर ये मत करना हायर परचेज पर लिया है तो ओनरशिप तो हमको सबसे लास्ट में डिक्लेयर होगी, तब तक तो हम फोकट में चलाएंगे. तो ये वो सब नहीं होने वाला. हायर परचेज हो या इंस्टॉलमेंट बेसिस पर हो या लोन बेसिस पर हो, ओनरशिप आप ही के हाथ में मानी जाएगी. तो सिंपल सा था. टॉपिक इज ओवर. लेकिन अभी एक पॉइंट बचा है, मैंने कहा था इसमें किसी ने ये नहीं पूछा, किसी ने ये नहीं पूछा कि बुक्स ऑफ अकाउंट होती क्या है. ठीक नहीं, ये बुक्स ऑफ अकाउंट होती क्या है किसी ने नहीं पूछा. बताऊं? जानते हो तुम लोग, पढ़ लिख कर यहाँ तक चौंके हो. अच्छा पहुँचे हो. रिक्शों के पीछे लिखा रहता है पहुँचावक, नहीं लिखा रहता है चौपा. हमें वो समझ में नहीं आता क्यों भाई, क्या लिखा है. कहाँ थे 44AA किधर गया. अच्छा इसमें मैंने दिया ही नहीं है कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट, तो मैं बता देता हूँ आपको. कैश बुक जानते हो, लेजर, जर्नल और वाउचर्स जो खर्च करते हैं, एंड सपोर्टिंग देयर ऑफ. वाउचर और सपोर्टिंग ये भी हमें मेंटेन करने पड़ेंगे. हमने लिखा लेजर में 500 रुपये की चाय पी, सबूत दो. सबूत दो. कैसे दोगे सबूत? सुन लो, कैश बुक, जर्नल, लेजर ये तो मेंटेन करते ही हो. इसके साथ साथ वाउचर और सपोर्टिंग्स भी मेंटेन करनी पड़ेंगी. सर वाउचर और सपोर्टिंग्स क्या होती हैं? आपने लेजर में लिख दिया मैंने 1000 रुपये खर्च किया, किस बेसिस पर? सपने में लिख दोगे, मान लेंगे हम 1000 रुपये कल घूमने खामने पर खर्च हुआ था. कहाँ घूमे थे पता नहीं, कैसे पता चलेगा? वाउचर्स एंड सपोर्टिंग्स के थ्रू. बिल है ना, रखते हो, किसी के पास है पेट्रोल का या किसी चीज़ का होता है ना, देखियो ना, बुक्स की शॉप पर जाते हो रसीद काट करके देता है, वो क्या कहलाता है, वाउचर या सपोर्टिंग? वो कहलाता है सपोर्टिंग. वो कहलाता है बेटा सपोर्टिंग. दिमाग में बैठा लेना. उल्टा समझते हैं, ऑडिट पढ़ लेते हैं बच्चे, ख़त्म भी हो जाता है, पूरा ऑडिट ख़त्म हो जाता है लास्ट. लेकिन ऑडिट खत्म होने के बाद पूछो वाउचर और सपोर्टिंग किसको कहते हैं, तो वाउचर को कहते हैं बच्चे सपोर्टिंग होता है और सपोर्टिंग को कहते हैं वाउचर होता है. ढंग से सुन लो, जो मिलता है हमको दुकानदार से वो कहलाता है सपोर्टिंग, और वाउचर्स हम अपनी ऑफिस में मेंटेन करते हैं. कैश वाउचर, बैंक वाउचर, जर्नल वाउचर, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर. क्लियर है? अब आपकी मर्जी जो जो वाउचर्स बनाना चाहो. क्लियर? वाउचर एंड सपोर्टिंग वी आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन. तो 50 रुपये से अधिक का जो खर्च करेंगे उसका वाउचर आपको मेंटेन करना पड़ेगा. ठेले वाले को 100 रुपये दिया, उससे सपोर्टिंग ले लो, वो निकालेगा अपना झोला, उसमें से निकालेगा मोहर और लगा कर देगा ले 100 रुपये. पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल तो उसका रिक्शा नंबर वगैरह चढ़ा करके पीछे उससे अंगूठा लगवा लेना. अब समझ में आई बात? इस चैप्टर में हम लोग का केवल एक ही टॉपिक बचा. ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर हैज बीन ओवर नाउ, एंड द टॉपिक इज ICDS, एंड दोज टॉपिक्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और इस एग्ज़ाम में जो मई या नवंबर का है, मेरी ओर से शायद इतनी श्योरिटी रख लो 5 to 10 मार्क्स का तो इसी से आना चाहिए सब में. चाहे CA एग्ज़ाम हो, चाहे CS एग्ज़ाम हो, चाहे CMA हो, ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. थ्योरी बेटा टैक्स में क्या थ्योरी, क्या न्यूमेरिकल. थ्योरी नहीं आएगी तो न्यूमेरिकल तो कभी होने वाला नहीं. क्लियर है? ये भर लोगे, सब हो गया. टाटा बोलें, कोई दिक्कत? हाँ बोलो बोलो बोलो.
बच्चे ने कहा सर टी कॉफ़ी और रबड़ में थोड़ा रहता है, रूल 7 मैंने एग्रीकल्चर इनकम पढ़ाना है, एग्रीकल्चर इनकम पूरा एक चैप्टर चलेगा, उसमें मैं उन लोग को बताऊंगा, तीनों पॉइंट उठाकर फिर कैलकुलेशन करना सीखेंगे। क्यों टेंशन ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चीज़ छूटी नहीं, ठीक, केवल ICDS हम लोग को पढ़ना है, इनकम कॉम्पिटिशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। थैंक यू बच्चों।